एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 11 है। कहता है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना है? 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात कितना है? 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपये क्या कर लेता है? बचा लेता है, तो उनकी मासिक आय क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ठीक है ना। इसको हम ज्ञात करेंगे कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। ठीक है ना, इस विधि से हम इसको क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। ठीक है ना। विलोपन का मतलब क्या? विलोपन का मतलब विलुप्त हो जाना। किसी एक चर को हम क्या करेंगे? यहाँ पर विलुप्त करेंगे। ठीक है ना, एलिमिनेट करेंगे। किसी एक चर को हमें क्या करना रहता है? इस विधि में किसी एक चर को हमें विलुप्त करना रहता है। ठीक है ना, इसे हम एक चर को विलुप्त करने की विधि भी कहते हैं। ठीक है ना, किसी एक चर को क्या कर देना है? विलुप्त कर देना है, और जो एक चर बचेगा उस चर का मान हम आसानी से क्या कर पाएंगे? ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है ना। चलो, तो उसी पर बेस क्या है कि एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हम क्या करते हैं? हल करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें दो व्यक्ति हैं और प्रति व्यक्ति दो व्यक्ति हैं। ठीक है ना, और प्रति व्यक्ति की आय का जो अनुपात, यानी कि दो व्यक्तियों के आय का जो अनुपात है वो क्या है? 9:7 है। ठीक है ना। एक व्यक्ति यदि 9 कमाता है तो दूसरा व्यक्ति क्या कमाता है? 7 कमाता है। एक व्यक्ति, ये अनुपात है। ठीक है ना, एग्जैक्ट 9 या 7 जरूरी नहीं कि 9 और 7 हो, और भी हो सकता है। ठीक है ना, जैसे ये 900 हो सकता है तो ये 700 हो सकता है। ठीक है ना, ये 18 हो सकता है तो ये 14 हो सकता है। ठीक है ना, आय कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना। तो और ये उतना क्या करता है? खर्च करता है। उनके दोनों लोग क्या है? एक व्यक्ति 4 खर्च करता है तो दूसरा क्या करता है? 3 खर्च करता है। ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है कि 4 और 3 हो, ये 400 हो सकता है, ये 300 भी हो सकता है। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, और प्रति महीने में 2000 क्या कर लेता है? वो बचा भी लेता है। तो उनकी मासिक आय में क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ठीक है ना। चलिए हम लिखते हैं, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है ना, हल, इसका हल देखते हैं। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात क्या है? 9:7 है ना, ये दिया है। ठीक है ना, ये क्या है? दिया है। ठीक है ना, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात क्या है? 9:7। ये हमें दे रखा है। ठीक है ना, हमने लिख दिया, ये दिया है। हम मान लेते हैं, माना पहले व्यक्ति की आय, पहले व्यक्ति की आय मान लेते हैं। ठीक है ना, कितनी है? 9 यक्ष है। ठीक है ना, माना पहले व्यक्ति की आय कितनी है? 9 यक्ष है, तथा दूसरे व्यक्ति की आय कितनी है? 7 यक्ष है। ठीक है ना, पहले व्यक्ति की जो आय है वो कितनी है? 9 यक्ष मान लिया हमने, और दूसरे व्यक्ति की जो आय है वो कितनी है? 7 यक्ष है। ठीक है ना, ये चीज। और क्या दे रखा है? दोनों व्यक्तियों, है ना, के खर्चे का अनुपात भी दे रखा है। ठीक है ना, और ये भी दे रखा है। ठीक है ना, दोनों व्यक्तियों के खर्चों का अनुपात कितना है? 4:3 क्या है? 3 है। ठीक है ना, दोनों व्यक्तियों के खर्चों का अनुपात कितना? 4:3 है। तो इसको भी हम मान लेते हैं, माना पहले व्यक्ति का खर्च कितना है? 4y है, तथा दूसरे व्यक्ति का खर्च, दूसरे व्यक्ति का खर्च कितना है? 3 है ना, तथा दूसरे व्यक्ति का खर्च कितना है? 3y है। ठीक है ना, 3y है। चलो, तो अब हम देखते हैं, ठीक। तो इस स्थिति में समीकरण क्या बनेंगे? ठीक है ना,
तब इस स्थिति में समीकरण, हमने पहले भी कहा कि आय बराबर क्या होती है, बचत धन खर्च, ठीक है ना। कुल आय आपके पास जो कुल आय है उसको आप ज्ञात कर सकते हो, आप जितना बचाए हो और जितना खर्च किए हो दोनों को यदि जोड़ दो तो आपको आपकी आय क्या हो जाएगी, पता चल जाएगी, ठीक है ना, कि आपके पास कुल कितना रुपया है, ठीक है ना। जितना आपके पास सेविंग में है अर्थात जितना रुपया आपके पास है और जितना आपने खर्च कर दिया दोनों को यदि आप मिला दो तो आपकी आय पता चल जाएगी, अर्थात आप कितना रुपया कमाते हो, ठीक है ना, ये चीज़ पता चल जाएगी। और यदि हमें यहाँ से बचत निकालना हो, यदि हमें यहाँ से बचत निकालना हो तो बचत बराबर क्या हो जाएगा, आय माइनस खर्च। बचत बराबर हो जाएगा आय माइनस खर्च। इतना तो सोच ही सकते हो ना कि जैसे आप, हमने क्या कहा कि यदि आप कुल जैसे 5,000 कमाते हो, टोटल 5,000 टोटल कमाते हो और यदि आपने इसमें से कितना 25 रुपये खर्च कर दिए, है ना, कितना खर्च कर दिया, 25। यदि आप टोटल 5,000 कमाते हो, ठीक है ना, और उसमें से आपने 25 रुपये क्या कर दिए, खर्च कर दिए तो आपको पता चल जाएगा आपके पास बचा कितना, पता चल जाएगा ना कि 5,000 कमाते हो, इतना रुपया 25 रुपये खर्च कर दिए तो पता चल जाएगा आप कितना रुपया कमाते हो। तो बता दो कि यहाँ से कितना कमाते हो, कितना 25 रुपये हम क्या करते हैं यहाँ से कमाते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल वही फंडा यहाँ पर भी है, ठीक है ना, कि बचत बराबर आय माइनस खर्च, यानी कि आय में से आप जितना खर्च करते हो उतना घटा दोगे तो आपको बचत पता चल जाएगी, ठीक है ना। और प्रश्न में दे भी रखा है कि प्रत्येक व्यक्ति, है ना, प्रति महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है, ठीक है ना, जितनी उसके पास इनकम है ना, जितनी इनकम है और उसमें से जितना रुपया खर्च करता है, जितना रुपया खर्च करता है उसके बाद भी 2,000 बच जाता है उसके पास, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट अभी तो हमें उसके पास धन पता नहीं है कि कितना रुपया धन है, और एग्जैक्ट ये भी नहीं पता है कि उसके पास कितना खर्च किया। जब एग्जैक्ट पता चल जाए तभी तो हम उसमें से घटाएंगे। अभी तो हमने तो मान लिया, ठीक है ना, कि इसकी जो आय है वो 9x है, इसकी जो आय है वो 7x है, खर्च करता है ये 4y, या ये दूसरा व्यक्ति खर्च करता है 3y। चलो तो देखते हैं इस स्थिति में समीकरण क्या बनता है। कमा दो तो नहीं पता, ये तो ज्ञात करे क्यों। चलो देखो अब हमने क्या कहा, तब इस स्थिति में समीकरण देखो, पहले व्यक्ति की आय कितनी है, पहले व्यक्ति की आय कितनी है 9x लिख दिया, ठीक है ना, ये आय है, आय है, इसमें से हम क्या घटा दें, पहले व्यक्ति की, ये पहले व्यक्ति की आय है, इसमें से खर्च घटाएंगे और पहले व्यक्ति के क्या कर दें हम, खर्च घटा दें, खर्च, क्योंकि हमें बचत दे रखी टोटल, यानी कि बचत के बराबर दिखाना है ना। ये दोनों व्यक्तियों की क्या है, बचत है, 2,000 रुपये दोनों व्यक्ति बचाता है, यानी कि ये बचत है, ये इधर बचत है, यानी कि इतना रुपया बचा लेता है वो, तो ये बचत बराबर किसके होता है, हमें मालूम है बचत बराबर किस क्या होता है, बचत बराबर क्या होती है, तू बता, हाँ तू बता क्या होता है, बचत खर्च क्या होती है, बचत बराबर क्या होती है, खर्च ना, खर्च प्लस आय, खर्च प्लस आय बराबर बचत है। बता इसमें क्या तुमको समझ में आता है, टोटल तू 5,000 कमाता है, टोटल 5,000 कमाता है, उसमें खर्च तेरे के पास मान लेते 2500 है, तो क्या जोड़ देंगे तो बचत आएगी, क्या देगा क्या बचत कैसे में, तू ही बता बचत कैसे आएगी, तू इतना तो सोच ही सकता ना कि बचत कैसे आएगी, चल बता। आएगी जो खर्च करो और जो, हाँ वो बता, खर्च माइनस आए, चुप तू बता, जो कमाओ में से जितना खर्च करो घटा दो तो बचत आएगी। हाँ तो इसमें क्या बता रहा है कि आय में से खर्च जोड़ दो तो बचत आएगी, माइनस है, कीमा माइनस है, का माइनस है, किससे कौन माइनस है, खर्च, आय में से खर्च घटा दो बचत तो अगर खर्च में से आय घटा दे तो कौन नुकसान कहाँ हुई, खर्चा चुप, अगर हम खर्च में से आय घटा दे तो कौन नुकसान, कौन नहीं, ऋण में चला जाए, माइनस हो जाए, तुम 5,000 कमाते हो, 5,000 खर्चा कर ले तो कुछ ना बची नहीं, 6,000 खर्चा कर ली, 6,000 खर्चा कर ली, हाँ यदि आय में से अगर खर्च घटा दे तो बचत पता चल जाए, ठीक है ना। जहाँ जौन व्यक्ति है यदि उसके बाद जितना कमाता है वो व्यक्ति और जितना खर्च करता है उसको हम घटा दें, आय में से यदि हम जितना खर्च करो घटा दें तो उसके बाद जितना रुपया बचेगा पता चल जाएगा, ठीक है ना।
बचत कभी ज्ञात करना हो तो ज्ञात कर लेना कि जितना व्यक्ति के पास 10 लाख कमाता है तो क्या महीने में जितना रुपया खर्च कर देता है बचत पता चल जाएगा ना। घटा तो बचत पता चले कितने इतना रुपया तुम्हारा बचा। और इससे कुछ भी ज्ञात कर सकते हो ना कि आय बराबर क्या होती है, बचत धन खर्च होता है। यहाँ से आप बचत भी ज्ञात कर सकते हो, खर्च भी ज्ञात कर सकते हो, आय भी ज्ञात कर। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे पास 5,000 बचे हैं और 2,000 खर्चा कर दिया है। अब तुम खुद ही बता दियो कि तुम्हें कितना रुपया है, बता दे होगा ना कितना रुपया है। 2,000 खर्चा नहीं करी, कितना कहा 5,000 के हो, हाँ। 2,000 खर्चा करी, 3,000 बचा। हम कहा तो जी 5,000 बचा है, 2,000 खर्चा करी, 7,000 तैयारी मिली रही। अरे कोई तो मैं कहता आय कहाँ है ना कि कितना रुपया के पास है। चलो तो ये देखो ये पहले व्यक्ति की क्या है, आय है। आय है। कैसा? तो यानी कि दोनों व्यक्ति की बचत दे रखी है ना, बचत दे रखी है, ये बचत है यानी कि ये 2,000 रुपये बचत है। ये पहले भी व्यक्ति की बचत है और दूसरे भी व्यक्ति की बचत। इतना बात बचा ही लेता है वो, ठीक है ना। और एग्जैक्ट आय नहीं पता है क्योंकि अनुपात में दे रखा ना, पहले बता दिया। ये अनुपात का मतलब ये एग्जैक्ट नहीं कि ये केवल 9 ही, क्या कोई व्यक्ति 9 ही कमाएगा, 9 ही रुपये कमाता है, जरूरी थोड़ा नहीं है। 900 कमा सकता है, 700 कमा सकता है ना। ये व्यक्ति 900 कमाता है तो 700 कमाता है, कोई जरूरी है। तो इसीलिए तो हमने कहा कि ये यक्ष क्या है, किससे बार बार गुणा हो रहा है, ठीक है ना। 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 300 400 किससे गुणा हो रहा है, ठीक है ना। तब अगर जितना ये हो जाएगा, जितना पता चल जाएगा तो उसको 9 से गुणा कर देंगे तो हम आय पता चल जाएगी इसकी कितनी आय है पहले व्यक्ति की, जी है ना। तो यदि हम आय में से क्या घटा दें, हम पहले व्यक्ति की क्या घटा दें, और खर्चे हाँ पहले व्यक्ति का हम खर्चा घटा दें। जो ये कितना है 4 वाई है, वाई है। तो ये बचत है ना पहले व्यक्ति की, तो बचत हो जाएगी ना, ये बराबर बचत। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, ठीक है ना। अब दूसरे व्यक्ति की आय क्या है 7x, और इसमें से भी हम क्या कर देते हैं, इसका खर्च घटा देते हैं। 3 वाई खर्च है ना, तो इसके पास कितना रुपये बच जाता है, इसके पास भी 2,000 बचता है, 2,000 बचता। इसको इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, 2 कह देते हैं, ठीक है ना। बस हमने तो इतना ये वर्ड प्रॉब्लम दी थी, इसको हम समझ करके 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग बनाए। अब इसको हल करना है किसकी सहायता से, एलिमिनेशन मेथड से। हमें क्या करना है, इसको हल करना है, ठीक है ना। तो अब मुख्य चीज़ है, समझने वाली चीज़ यही है, इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है ना। हमने तो बना ली, वर्ड प्रॉब्लम दी थी, हमने समीकरण बना लिया, लेकिन अब इसका विधि क्या है, तरीका क्या है कि हम इसको हल करें तो कैसे करें, ठीक है ना। तो वो चीज़ हम क्या करते हैं जानते हैं। को विलुप्त करने का तो हम क्या करेंगे, हमें क्या को बढ़ गया है, हम का विलुप्त करेंगे तो हम ऊपर 3 में 3 और नीचे में 4 है, हाथ जाते हैं बार जाते हैं बार उघाड़ते और इसी को चलो हमने क्या कहा कि हमें ये जो पहला उदाहरण है, ठीक है ना, ये क्या है, ये एक्सरसाइज 3.4 का क्या पहला एग्जाम्पल है उसके लिए, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर क्या है 11 है, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है 11 है, ठीक है ना। इसको क्या किसके साथ हल करना है, विलोपन विधि, ठीक है ना। पहले भी बता चुके हैं, विलोपन का मतलब किसी एक चर को क्या करना रहता है, हमें विलुप्त करना रहता है। वो कोई भी चर हो सकता है, ठीक है ना। आप अपनी सुविधा के अनुसार आपको जो जिससे आपको आसानी हो, ठीक है ना, कि जिस चर को विलुप्त करना आसान लगे उस चर को आप क्या कर दीजिए, विलुप्त कर दीजिए, और बाकी जो चर बचेगा उसको मान हम क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं, दोनों समीकरण लिख देते हैं यहाँ। ये क्या है 9x माइनस 4y बराबर कितना है 2000, और ये क्या है 7x माइनस 3y बराबर 2000। ठीक, चलो देखो मेन चीज़ यहीं पे बात समझने वाली कि हम इसका उपयोग कैसे करने वाले हैं, इस विधि का प्रयोग कैसे करने वाले हैं, ठीक है ना। एक सवाल समझ ले तो सारे सवाल लगने वाले हैं, ठीक है ना, और इतनी आसानी से लेंगे जिसका जवाब नहीं। चलो देखो, अब सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि हमें इसको विलुप्त क्या करना है। विलुप्त किसे करना है हमने आपको बता दिया कि जो आपको जिससे अच्छा आपको आसान हो, ठीक है ना, अच्छा ना लगे, जो आपको आसान हो, जिसे विलुप्त करना आपको आसान लगे, ठीक है ना। किसी इसमें से किसी एक चर को आपको विलुप्त करना है, कहने मतलब चाहे y को चाहे x को, चाहे x को विलुप्त करिए चाहे y को विलुप्त करिए, तो आप इसमें किसको प्रीफर करोगे विलुप्त करना, y को। चलिए y को भी हम भी ले लेते हैं y को। चलिए तो पहला तरीका क्या है,
हम जिस चर को हमें क्या करना है, विलुप्त करना है, Yes, sir. उस चर के गुणांक को सबसे पहले क्या करना है, लेना है। जिस चर को हमें क्या करना है, विलुप्त करना। बिल्कुल करना है। विलुप्त करना है। ये पहले समीकरण के y, Yes, sir. क्योंकि हमें पता है दो चर वाले रैखिक समीकरण Yes, sir. युग्म Yes, sir. का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, युग्म का, जैसे हमने लिखा कि a1x प्लस b1y b1y बराबर क्या होता है, c1 a2x प्लस b2y बराबर c2, ठीक है ना। ये एक होता है ये दो और ये क्या होता है, दो होता है। यही तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, Yes, sir. होता है ना। तो इसमें से किसी एक को हमें क्या करना रहता है, विलुप्त करना रहता है। किसी एक को हम क्या करेंगे, बिल्कुल करेंगे। विलुप्त करेंगे। चाहे आप y को करिए, चाहे आप किसको करिए, x करिए। देखिए ये कुछ इस रूप का आपको दिखाई देता है। ये देखिए दोनों समीकरण कुछ इस रूप के हैं। प्लस माइनस पे ध्यान नहीं देना है कि सर जी यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस क्यों है, प्लस माइनस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। बस आपको इस रूप का होना चाहिए, ठीक है ना। ये देखिए कुछ इस रूप का है, a1 x अर्थात यहाँ पर देखिए x है, यहाँ पर y है, और इसका यहाँ पर यहाँ पर b1 क्या है, गुणांक है y का, यहाँ पर x का गुणांक a1 है बराबर c1 है, तो बराबर ये देखिए यहाँ पर 2000 है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर क्या है, ये दूसरे का है, ठीक है ना, y है, यहाँ पर इसका गुणांक है, और ये क्या है, x है, तो ये इसका गुणांक है, ठीक है ना। तो कुछ दो चर वाले रैखिक समीकरण कुछ युग्म इस तरीके से का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, ठीक है ना। चलो इसी से हम समझ लेते हैं। इसमें हम किसे विलुप्त करेंगे, किसे विलुप्त करोगे चाहो, किसी को करिए, ठीक है ना। चलिए हम y को विलुप्त करते हैं, ठीक है ना। तो y को विलुप्त करेंगे तो देखो समीकरण एक का, समीकरण एक जो हम y को विलुप्त करना चाह रहे हैं ना, तो y का गुणांक यहाँ पर क्या समीकरण एक में, B1 है। b1, तो हमने लिखा b1, ठीक। दूसरा समीकरण y का गुणांक क्या है, b2, इसके बटे में लिख देते हैं हम b2। पहला काम समझ में आया, यही मुख्य चीज़ है। अगर ये इतनी चीज़ समझ में आ गई तो सवाल लगने वाले बहुत आसानी से, ठीक है ना। अभी वाह वाह होगा। चलो देखो पहले समीकरण क्या, जो जिसको हमें विलुप्त करना है उसका हम गुणांक ले लिए b1, यहाँ पर गुणांक है b1 ले लिए। दूसरा समीकरण है, दूसरे समीकरण का जो जिसे विलुप्त करना है उसी का गुणांक लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर b2 है तो b2 लिख दिया। अब अगला काम क्या करना है, अब अगर ये सिंप्लीफाई और हो रहा है तो इसको हम सिंप्लीफाई कर दें, क्या समझे। जैसे अगर कहीं ये तो b1 b2 है, तो हमने क्या, ये वेरिएबल है, ठीक है ना, ये इसको तो काट नहीं सकते, इसको हम क्या काटेंगे, ठीक है ना। जैसे कहीं b1 कुछ भी हो सकता है ना, b2 कुछ भी हो सकता है, तो हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, इसको हम दिया है। कहने का मतलब यदि इसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखता है, जैसे लिखा 2/4, ये b1 है ना, ये b2 है, इसको और यानी कि हमने क्या कहा, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये और थोड़ा सिंपल हो सकता है ना, ये क्या हो सकता है, 1/2 हो सकता है ना। अब तो ये कटेगा नहीं, नहीं कटेगा। तो कहने का मतलब ये कुछ इसी रूप का है ना। अब तो ये यानी कि b1 b2 किसी से कट, ये क्या, ये दोनों कटेगा, तो दोनों अलग अलग है, कहाँ कटेगा। तो ये सबसे इसका क्या सिंपलेस्ट यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है ना। अब अगला चरण क्या हो, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म करने के बाद अगला चरण जो नीचे वाला है उसको हम पहले समीकरण वाले में गुणा करते हैं, ठीक है ना। जो नीचे वाला है उसको हम पहले समीकरण में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। और जो ऊपर वाला है उसको हम दूसरे वाले समीकरण में गुणा करते हैं, क्या समझे। जो नीचे वाला है उसको हम पहले समीकरण में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। जो ये नीचे वाला है इसको हम पहले समीकरण में गुणा करेंगे, पूरे में गुणा करेंगे, ठीक है ना, एक तरफ नहीं। और जो ये ऊपर वाला जो है इसको हम दूसरे समीकरण में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है ना। समझ में आती है बात। चलो तो अब हम देखते हैं इसको हम किस तरीके से प्रश्न पे अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। चलो देखो आप इसमें किसको विलुप्त करना चाहोगे। अब हम प्रश्न पे आते हैं। चलिए y को विलुप्त करना चाहते हैं, ठीक है ना। चिन्ह पे ध्यान नहीं देना, हमें केवल क्या लेने हैं, इसके गुणांक लेने, ठीक है ना। y को विलुप्त करना है तो पहले समीकरण का y का गुणांक क्या है, पहले समीकरण में 4 है। अभी चिन्ह पे ध्यान नहीं देना, इसमें -4 है, ठीक है ना, तो -4 लिख सकते हैं, लेकिन चिन्ह पे ध्यान नहीं देना है। तो हमने 4 लिख दिया 4, ठीक। दूसरा 3 है, तो इसके नीचे क्या लिख देते हैं, 3 लिख देते। -3 है तो लेकिन माइनस नहीं लेंगे, चिन्ह लेंगे, ठीक है ना, 3 लिख दिया, ठीक है ना। अब ये सिंपल और हो सकता है, नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले समीकरण में गुणा करा देंगे 3 को, और जो 4 है उसको हम दूसरे वाले समीकरण में क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे, ठीक है ना। तो और इतना कराने के बाद यदि
चिन्ह दोनों के क्या है, समान है, चिन्ह दोनों के समान है, तो दोनों समीकरण को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। चिन्ह यदि समान है, क्योंकि अभी हम विलुप्त करने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एक चीज को विलुप्त करना है तो ध्यान रखना है, यदि चिन्ह समान है तो क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है ना। प्लस समान है। अब क्या कहा हमने, यदि चिन्ह समान है, माइनस है, चिन्ह समान है, हमने क्या कहा, प्लस प्लस हो सकता है, माइनस माइनस हो सकता है, चिन्ह समान का मतलब क्या, ऐसा गुणा गुणा है तो गुणा गुणा है, भाग भाग है तो भाग भाग है, समान का मतलब और कुछ होता है क्या। चले, तो यदि चिन्ह समान है तो क्या कर देंगे, घटाएंगे, ठीक है ना, एक समीकरण से दूसरे समीकरण को घटाएंगे। यदि चिन्ह विपरीत है, यदि दोनों समीकरण के चिन्ह क्या है, तब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तभी तो कटेगा। एक प्लस है एक माइनस है, तो अगर एक और माइनस कर दें, हमको उसको काटना है, काटना है मुख्य चीज हमें, क्योंकि हमें एक समीकरण को क्या करना है, यानी कि जो दोनों रैखिक समीकरण युग्म है उसमें से किसी एक को क्या करना है, विलुप्त करना है। इसीलिए हम क्या करते हैं, चिन्ह यदि समान है, सीधा सा फंडा है, ठीक है ना, यदि चिन्ह समान है दोनों समीकरण के तब क्या कर देंगे, घटा देंगे, और यदि चिन्ह क्या है, विपरीत है, तो जोड़ देंगे, क्योंकि चिन्ह विपरीत है तो आसानी से कट ही जाएंगे, ठीक है ना, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या घटाने की जरूरत है, घटाने की तो कोई जरूरत नहीं, दोनों को ऐड, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है तो आसानी से कट जाएगा। अगर और माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी तो प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलो देखो हमने क्या कहा यहाँ पर, अब पहले समीकरण में क्या करना है, 3 से गुणा करना है, 3 से गुणा करना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज हम यहाँ पर लिखते हैं, लिखेंगे, समीकरण एक में 3 से गुणा तथा समीकरण एक में 3 से गुणा तथा समीकरण दो में समीकरण 2 में 4 से गुणा करके समीकरण एक में 3 से गुणा तथा समीकरण 4 में समीकरण 2 में 4 से गुणा करके घटाने पर क्या समझे हमने लिखा, समीकरण एक में 3 से गुणा है ना, समीकरण एक में 3 से गुणा करेंगे, ठीक है ना, तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करके घटाने पर, ठीक है ना, गुणा करके घटाने पर। चलो इसमें किससे गुणा कराते हैं, 3 से, तो ये कितना हो जाएगा, 27x माइनस ये कितना हो जाएगा, 12y बराबर ये कितना हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे ना, 6000 हो जाएगा, ठीक है ना। और समीकरण 2 क्या है, ये इसमें किससे गुणा कराना है, 4 से, तो ये कितना हो जाएगा, 28 और ये कितना है, 12 और ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या करना है, हमें घटाना है, ठीक है ना, एक को हमें क्या करना है, इसीलिए हम कहते हैं कि यदि चिन्ह दोनों की क्या है, समान है, तब हम क्या करेंगे, घटा देंगे, यदि चिन्ह विपरीत है तो जोड़ देंगे, ठीक है ना, ये चीज। तो हमने इस समीकरण एक में 3 से गुणा तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करके क्या है, घटाने पर, तो घटा देते हैं, ठीक है ना, माइनस लगा देते हैं, और यहाँ पर भी क्या लगा देते हैं, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, घटाएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी है ही है, क्योंकि इसमें से हम ये चीज घटा रहे हैं, तो एक तो जो नियम है घटाने का वो वाला लगाएंगे, और ये ऑलरेडी चिन्ह है माइनस का, तो वो चिन्ह माइनस का जो चिन्ह होगा और ये चिन्ह होगा, दोनों मिलकर क्या कर देंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए ये प्लस 12y है और ये माइनस 12y है, आसानी से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 27x में से माइनस 28x से कितना बचेगा, क्योंकि प्लस है माइनस है घटेगा और चिन्ह किसका लगेगा, जो संख्या बड़ी होगी, तो कौन संख्या बड़ी है, 28 है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का x बराबर, यहाँ पर देखिए ये 6000 है, ये माइनस का 8000 है, कितना बचेगा, माइनस का 2000 बचेगा, क्योंकि बड़ा है, माइनस कितना बचेगा, 2000, ये माइनस कैंसिल, तो x बराबर क्या हो जाएगा,
x बराबर क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा। ठीक, समझ में आती है? चलो, तो x कितना हो गया 2000 हो गया। ठीक, चलो अब हम क्या करते हैं, अब x का मान हम किसी भी समीकरण में रख देते हैं। ठीक है ना, किसी भी समीकरण, किसमें रख दें, पहले 2 में रख देते हैं। x का मान आप पहले में रखें तब भी वही आएगा, दूसरे में रखें वही आएगा। ठीक है ना, x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए कितना है 7 गुणे x कितना है 2000। ठीक है ना, माइनस 3y बराबर कितना है 2000। ये 7 दूनी 14,000 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये माइनस 3y बराबर ये कितना हो जाएगा 2000। तो माइनस का 3y बराबर ये हो जाएगा 2000 माइनस, और ये कितना हो जाएगा 14,000। तो माइनस का 3y बराबर कितना बचेगा माइनस का 12,000 बचेगा। ठीक है ना, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर ये हो जाएगा 12,000 बटे कितना हो जाएगा 3। तो ये कितना हो जाएगा 3 चौक 12, अर्थात ये कितना हो जाएगा 4,000 हो जाएगा। ठीक है ना, तो x अतः x बराबर कितना 2000 और y बराबर कितना 4,000। ठीक है ना, तो हमें क्या, हमसे पूछा क्या था, हमसे प्रश्न क्या पूछा था, प्रश्न पूछा था कि उनकी मासिक आय बताइए। चलो, तो उनकी मासिक आय क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तो मासिक आय कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अब इनका खर्च है और जो इनका बचत है, और दोनों जब जोड़ देंगे वो वही मासिक आय। दोनों व्यक्तियों की आय तो दे रखी थी ना, कितना दे रखा था, दोनों व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। हमने 9x 7x मान ही लिया था, दोनों व्यक्तियों की आय थी ना। पहले व्यक्ति की आय बराबर क्या थी, क्या था, पहले व्यक्ति की आय कितनी थी 9x बराबर क्या हो जाएगा 9 निकाल ही लिया है, 9 गुणे x कितना आया है 2000 कितना हो जाएगा 18,000। तो पहले व्यक्ति की जो आय है वो कितनी है 18,000 है। दूसरे व्यक्ति की आय, दूसरे व्यक्ति की आय कितनी है 7y, तो कितनी है 7x बराबर 7 गुणे x कितना है x 2 है 2, ये 7 दूनी कितने हो जाएगा 14,000 रुपये। ठीक है ना, 14,000 रुपये हो जाएगा। चलिए, एग्जाम्पल नंबर है 12। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है 12, ठीक है ना। चलिए, कहता है विलोपन विधि का प्रयोग करके, विलोपन विधि का प्रयोग करके, विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म, निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए, के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y ये 4x ये सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। प्लस 6y बराबर 7। संभव हल। चलो, तो विलोपन विधि का प्रयोग करना है, ठीक है ना। हमने क्या बताया
जिसको पहले तो हमें ये सोचना है कि विलुप्त किसको करना है, वाई मानते हैं। किसको विलुप्त कर दें हम। एक्स के में कर जाए। हाँ, आप एक्स को करिए चाहे वाई को करिए, ठीक है ना। किसको कर दें, ये कर दो। एक्स को कर दें, चलो एक्स कर देते हैं। चलिए यक्स, तो यक्स का गुणांक यहाँ पर कितना है, 2 2 है। वाई का गुणांक क्या है, 4 ओ यहाँ पर ये पहले समीकरण में x का गुणांक कितना है, 2 है, और दूसरे समीकरण में x का गुणांक कितना है, 4 है। ये 2/4 है, इसलिए सिंपल हो सकता है ना, हो सकता है 1/2। ये 2 जो है उसको हम पहले समीकरण में गुणा करें, और 1 जो है उसको हम दूसरे समीकरण में क्या कर दें, गुणा कर दें, ठीक है ना। तो ये चीज़ करना है, ठीक है ना। चलो तो करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से समीकरण 1 में 2 से 0 बराबर 0। हमें समझ में नहीं समझ 2 से तथा हाँ, समीकरण बिजली का समझ नहीं होते समीकरण पूछा नहीं वो यूं नहीं समीकरण 2 में ये मतलब कोई यक्ष को एक मान है समीकरण पास 2 में वही क्या 1 से तथा गुणा करके समीकरण घटाने पर गुणा करके गुणा गुणा करके घटाने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करके घटाने पर। चलिए इसमें किससे गुणा करना है, 2 से। 2 से। कितना हो जाएगी ये, हम तो चिंता 4 या हाँ, ये कितना हो जाएगा, ये मन हर हाल में माइनस करना है बस। 6 वाई, और ये कितना हो जाएगा, अच्छा 8 दूनी प्लस कर दियो और हमारा 16, और ये कितना हो जाएगा, हाँ 4 ये या ये कहीं नहीं दिए 6 वाई, कौन से दिया है बताओ वाली और वो दिया ले चली वाह कुछ भाग भी देखे वाले बात भी 4x प्लस 6 वाई बराबर कितना हो जाएगा, 8 ये कितना 7, 7 ठीक है ना। क्या क्या हमने समीकरण 1 में हमने क्या कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, तो ये 2 दूनी 4x हो गया, ठीक है ना। ये 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया 6 वाई हो गया, और ये 8 दूनी कितना हो गया, 16 हो गया। इसमें तो इसमें 1 से गुणा कर दिया, तो 4x प्लस 6 वाई इक्वल टू कितना हो गया, 7 हो ये गया, मन हो गई हां ठीक है ठीक है ना। हमने क्या कहा, यदि चिन्ह समान है, यदि चिन्ह समान है तो क्या कर देंगे, काट दे मैं 3 सामान तो घटा देंगे घटा देंगे, ठीक है ना। यदि चिन्ह विपरीत है तो जोड़ देंगे जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो चिन्ह क्या है यहाँ पर, यानी कि जिसको हम विलुप्त करना चाह रहे हैं उसके चिन्ह क्या है, समान है समान है। तो क्या करेंगे, मैंने चलो ये दोनों कटी ये भी कैंसिल, जी ये भी कैंसिल, बचेगा क्या यहाँ पर, ये बचेगा ये 0 बराबर 9 ये कितना बचेगा, 9 9 बचेगा, 0 के बराबर 9। क्या समझ में आता है यहाँ, सब अरे इधर सारा कुछ बचा ही नहीं, तो 0 बचा ना, 0 बराबर 9। क्या समझ में आता है यहाँ, यहाँ 0 बराबर 9 हैं समझ में ये आता है, इसका कोई हल नहीं है इसका कोई हल नहीं है, ठीक है ना। इसका हल ज्ञात ही नहीं कर सकते आप। इतना करो देखो दोनों समीकरण को आप हल करते रहिए, कभी मान नहीं निकाल पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे, कारण है, दिखाते हैं लिखा कहाँ पे है? अच्छा वो ये कितना है, वो का है 2/4 है, और ये क्या है 3/6 है, और ये 8 कितना है 7 है, ये 1/2 है, ये 1/2 है, और ये 8 कितना है 7 है। A1/A2 यदि ये कंडीशन है तो कहाँ से हल निकलेगा, वही हल निकलेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब इस समीकरण युग्म का कोई हल, 1 बराबर 2 बराबर तीसरा नहीं बराबर है ना इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, ठीक है ना। चलो चलो अगला उदाहरण नंबर 13 कहता है 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है, 66 है। कहता है 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है, 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना हो, 2 हो। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्याएं कितनी है, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ऐसी संख्याएं कितनी है, ठीक है ना, ऐसी संख्याएं कितनी है। चलो देखो 2 अंकों की एक संख्या, चलो बताइए 2 अंकों की एक संख्या बताइए,
दो अंक हो एक संख्या 66 अच्छा अच्छा होगा अब Example 55 होगा 55 होगा 99 होगा 99 होगा 33 होगा 11 होगा 11 22 22 होगा होगा। 22 होगा 10 होगा 22 हाँ 12 बता 13 लिख दे तो वो भी हाँ, एक वो एक संख्या 14 लिख दे तो वो है चलो तो क्या करना है लेकिन दो तीन अंकों की एक संख्या और उनके के अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है 66 66 बराबर ठीक है ना यस सर उलट जा उलट जो तरह ये डाल दो जा अंकों की अभी एक हम संख्या- प्रश्न से हटते हैं थोड़ा ठीक है ना यस सर प्रश्न से हटते हैं हटते हैं। दो अंकों की एक संख्या लेते हैं यस सर उदाहरण जैसे ले लिए चलिए हमने लिख लिया 55 है दो अंकों की एक संख्या होगा है हमने दो अंकों की एक संख्या 55 ले ली अच्छा चल क्या ले लिया उलट उलट कर दो चलो इस 55 को हम कैसे लिख सकते हैं ये 55 ये क्या ये इकाई अंक होता है ना यस सर एक नहीं है ये क्या है दहाई दहाई ये इकाई का अंक है दहाई का अंक है यस सर इस 55 को और हम कैसे इसका प्रसारित रूप कैसे लिख सकते हैं अब 50 + 5 हाँ 50 और +5 गधे कहेंगे इसका प्रसारित रूप बता 50 किसे बता देता 50 + 5 50 + 5 क्यों लिख दे हम 40 + 15 लिख दे कोई मुसीबत हो जाएगी 50 + 5 लिख दे चलो इसका स्टैंडर्ड रूप कैसा होता है यानी कि ये किस रूप का दिखता है कैसे 5 दिखता गुणे 1 और दोनों 5 चलो हम लिख देते हैं इसको हम लिख देते हैं चलिए 5 लिख दिए ठीक है ना क्या लिख दिए 5 लिख दिए 5 गुणे 1 और इधर हम लिख देते हैं 5 गुणे 10 क्या समझे 10 बजे 50 ये इकाई है ये दहाई है ये 5 है 5 का नाम 5 इकाई का अंक है ना ऐसा और दहाई में क्या होता है 10 से गुणा होता है ना Yes, sir. इकाई में 1 से गुणा होता है स्थानीय मान पढ़े हो ना Yes, sir. इकाई का इकाई का स्थान का दहाई के स्थान का है ना ये सर चलिए तो इकाई में किससे 1 से गुणा दहाई में क्या 10 से 10 से गुणा ठीक है ना 100 से अरे सैकड़ा से सैकड़ा बोलते हैं इसको ठीक है ना तिहाई नहीं चलिए तो यहाँ पर इकाई में 1 से दहाई में कितना 10 से गुणा कर दिए Yes, sir. ये इसके बराबर है कि नहीं है ये इसका विस्तारित रूप है ठीक है ना ये जो है इसका क्या है विस्तारित रूप है। विस्तारित रूप है ठीक है ना जी सर बिल्कुल समझ में आती है बात यस सर चलो तो यहाँ पर दो अंकों की एक संख्या है और उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 ये दे रखा है ठीक है ना ऐसा ये इकाई है ये दहाई है ऐसा। हमें वो दो अंकों की संख्या पता है क्या नहीं वो तो कहता है कि दो अंकों की कोई संख्या है ऐसा जिनके अंकों को उलटने पर है ना और दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है 66 है ना वो दो अंकों की कोई संख्या है मालूम नहीं हमें तो कुछ कल्पना करनी पड़ेगी ना वो कुछ भी हो सकती तभी तो हम ज्ञात कर पाएंगे उसको जैसे हमने यहाँ पर ये 55 लिया हम कह देते हैं कि उस इकाई का अंक वो यक्स है दो अंकों की संख्या ही तो लेनी है हम ले लेते हैं ये हमने कहा कि ये यक्स है कुछ ये हम यक्स मान लिए ठीक है ना और ये हम कह देते हैं वाई क्या है ये यक्स है और ये क्या है वाई है ठीक है ना इसको हम कैसे लिख सकते हैं इस तरीके से जैसे हमने इसको लिखा इसको कैसे लिख सकते हैं इसको लिखेंगे 10y + x हाँ 10y + x हाँ यानी कि यक्स गुणे 1 होगा ये सर है ना और प्लस क्या लिखेंगे 10 और यहाँ पर ये y है ये सर y गुणे क्या होगा 10 होगा क्योंकि ये इकाई है ये दहाई है इकाई में 1 से गुणा जैसे यहाँ पर इकाई का अंक 5 था ना तो 5 से 1 से गुणा हो गया ये दहाई का था 5 था तो ये क्या दहाई के स्थान पर तो 10 से गुणा हो जाएगा ये इकाई के स्थान पर ये 1 से गुणा हुआ ये दहाई के स्थान पर तो 10 से गुणा हो जाएगा तो ये इसी का रूप का तो है तो इसका विस्तारित रूप अर्थात वाई एक्स बराबर क्या लिखेंगे 10y + x दो अंकों की एक संख्या ये हो गई दो अंकों की एक संख्या है ये इसका विस्तारित रूप है अंकों को उलट क्या कहता है फिर उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या अंकों को उलट दीजिए ये जो y है उसको तो फिर हाँ चलिए हम यक्स को आगे ले लेते हैं इस बार इसको ले लेते हैं उलट दिए ना ऐसा रूप उलट दिया ये पहले हमने यहाँ पर ये इकाई के स्थान पर था इसको इस बार हम दहाई पे ले ले इसको इकाई पे ले लिए उलट दिए ना दिखाई दे रहा ना उलटते हुए दिखाई दे रहा अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसको 10x ऐसे लिख सकते हैं ना क्या कहता है दो अंकों की एक संख्या दो अंकों की एक संख्या है ठीक है ना ये है एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या अंकों को उलटने पर बनी संख्या ये है ना
बनी संख्या का योग कितना है? 66 है। दो दो जब जोड़ देंगे तो कौन कौन जोड़ेंगे? क्या देते हैं 10y प्लस हाँ, x इसको और इसको जोड़ने पर yes, sir. कितना है? 66 66 है, ठीक ना? yes, sir. एक चीज तो ये समझ में आती है। x में ये हो गया। चलिए ये होगा, इसको हल करना पड़ेगा अभी और आगे। हाँ, चलिए यदि संख्या के अंकों का अंतर, संख्या कौन सी है? संख्या कौन सी है? ये 10y प्लस x है और हाँ। दूसरी संख्या ये है। ये हमने संख्या मानी कौन सी? ये वाली संख्या मानी है ना, इसको ये तो उलटने पर बनी संख्या है। एग्जैक्ट संख्या कौन सी है? x और y ये तो ये क्या है? ये अंक है, yes, sir. ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ठीक है ना? क्या कहता है? दो अंकों की एक संख्या, ये दो अंकों की एक संख्या है, yes, sir. है ना? ये इसका क्या है? विस्तारित रूप है। yes, sir. ये दो अंकों की एक संख्या है, ये इसका क्या है? विस्तारित रूप है, ठीक है ना? तो ये इस तरीके से उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है? 66 है, yes, sir. है ना? उलटने पर बनी संख्या ये है और इनको दोनों का योग कितना है? 66 है। आ कहता है यदि संख्या के अंकों का अंतर, दो है। संख्या को संख्या कौन से हमने मानी है? x और y बनी यक्स और ये यक्स और वाई की होगी, ये वाई यक्स है, ठीक है ना? y और ये संख्या है, yes, sir. संख्या यही है, ठीक है ना? yes, sir. क्या कहता है? यदि संख्या के अंकों का अंतर, अंक इसमें कौन कौन से हैं? y और x वाई और यक्स हैं, yes, sir. तो अंकों का अंतर क्या है? 2 है। 2 है, ठीक है ना? अर्थात हम जहाँ पर क्या है? इकाई का अंक माइनस दहाई का अंक, ठीक है ना? यानी कि हम क्या लिखेंगे? ये अंक ही तो है ना, अंकों का अंतर ही तो है। अंकों का अंतर कितना है? 2 है। 2 है, ये हो गया, ठीक है ना? तो वहां से प्राप्त कर लेंगे, यहाँ से प्राप्त कर लेंगे, बाकी समीकरण हमसे क्या मिल जाएंगे? 2 समीकरण हमें मिल जाएंगे और करेंगे उसको हल कर पाएंगे, ठीक है ना? चलिए हम इन सारी चीजों को देखते हैं। अच्छा 8 के 1 के तो कोई नहीं और मान दे रहे ये दिया कुछ चल गए कौन चला दो भैया? ठीक है, फोन आएगा। ये क्या है? पता नहीं, 50 मिनट की वीडियो गई 600 MB में। 600 MB एक तो करा है।